Class 7 History Chapter 4 Part 2. Class 7 History Chapter 4 Class 7 History Chapter 4 Part 2. यहाँ देखिए गन पाउडर के इस्तेमाल फिर से इसको देख लीजिए। गन पाउडर technology was brought to India for warfare in the 14th century. Firearms were used for the first time in regions such as Gujarat, Malwa and Deccan and was used by Babur in early 16th century. देखिए यहाँ पर क्या कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मारवा और दक्कन से प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब आगे देखिए यहाँ पर टेबल 1 की बात थोड़ा सा देख लीजिए। टेबल 1 में जो मुगल सम्राट है उसको यहाँ पर आप देखिए, मुगल एम्पायर्स की जो बात यहाँ पर की गई है उनको यहाँ पर देख लीजिए। तो मुगल एम्पायर जो आपके यहाँ पर टेबल 1 में उनको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो आपके यहाँ पर है देखिए मुगल सम्राट, आपको मुगल एम्पायर देखिए यहाँ पर प्रमुख अभियान और घटनाएं, मेजर कैंपेगन्स एंड इवेंट्स। मेजर कैंपेगन्स एंड इवेंट्स की चर्चा आपको की गई है। प्रमुख अभियान और घटनाएं आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे देखिए बाबर, देखिए BABUR, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर 1526 to 1530, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर यहाँ पर देखिए 1526 की बात हम करते हैं, 1526 की बात यहाँ पर करते हैं। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने देखिए 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हीज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। देखिए 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हीज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। यहाँ देखिए क्या बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 ईस्वी में बाबर ने डिफीटेड राणा संघा, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानुआ। देखिए 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में बाबर ने खानुआ में राणा संघा को हराया, राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। तो 1527 ईस्वी में आपको बाबर ने खानुआ में राणा संघा, राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। फिर आपको 1528 ईस्वी में 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी और 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 ईस्वी में बाबर ने राजपूतों को 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। फिर आगे यहाँ पर क्या कि इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा। फिर आपको 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा। यहाँ पर हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का जीवन काल 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का जीवन काल 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा और हुमायूं का जो शासनकाल रहा वो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा। फिर बीच में कुछ गैप रहा, उसका 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। तो हुमायूं देखिए हुमायूं का जो 1530 से 1540 हम बीच में कुछ गैप होने के बाद फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। तो यानी फर्स्ट देखिए हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हिज ब्रदर वर ईच गिवन ए प्रोविंस।
पहला देखिए हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यहाँ देखिए क्या कि अपने हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। फिर देखिए यहाँ पर जो कहा गया हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन ए प्रोविंस। द एम्बिशंस देखिए यहाँ पर द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं's cause against Afghan competitors. शेर खान defeated Humayun at Chausa 1539 and Kannauj 1540 Kannauj 1540 forcing him to flee to Iran. अब यहाँ देखिए क्या कि हुमायूं यहाँ पर जो कहा गया शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। फिर देखिए सेकेंड में क्या इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building. देखिए ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर आपके यहाँ पर रहा। यानी कि देखिए क्या कि बाबर जो रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। मतलब 4 साल बाबर मात्र 4 साल ही दिल्ली सल्तनत में आपको रह सका, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक। हुमायूं जो रहा कुल मिलाकर 1530 से 1540 में 10 साल ये रहा और 1 साल वो हो गया, मतलब 11 साल। हुमायूं कुल मिलाकर 11 साल रहा। अब सबसे अधिक देखिए अकबर जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक आपको 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर रहा। तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक देखिए 56 इधर हो गया, उसके बाद इधर 44 हो गया। तो देखिए 44 ही हो, 44 5 49, अकबर कुल मिला के 49 साल रहा। तो अकबर कुल मिला के यहाँ पर कितना 49 साल अकबर आपको कुल मिला के यहाँ पर रहा। अब देखिए अकबर वाज 13 ईयर्स और व्हेन ही बिकेम एम्परर हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो अकबर आपको देखिए अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर क्या बना, तो सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर क्या बना, तो सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तक अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ देखिए आपको अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर में यहाँ पे आपको ये कहा गया, देखिए अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल में को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। फर्स्ट पीरियड देखिए 1556 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा। पहला पीरियड 1556-1570 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत देखिए अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट
of the regent Behram Khan and other members of his domestic staffs. Military campaigns were launched. Military campaigns यानी कि military campaigns were launched. तो यहाँ पर आपको जो है मिलिट्री कैंपेगन्स वर लॉन्चेड. मिलिट्री कैंपेगन वर लॉन्चेड against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569 रणथंबोर. यहाँ पर देखिए जो कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए. पहला यहाँ पर जो आपको है पहले शासनकाल में क्या किया अकबर ने. अकबर के शासनकाल की जो पहली अवधि रहा वो 1556 से 1570 ईस्वी बीच रहा. इसके अंतर्गत देखिए अकबर के 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने सुरक्षक बेगम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया. उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया. 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया. फिर उसकी दूसरी अवधि रही 1570 से लेकर 1550 ईस्वी तक. मिलिट्री कैंपेगन्स इन गुजरात. मिलिट्री कैंपेगन्स इन गुजरात वर followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha. These campaigns were complicated by the 1529 by the देखिए यहाँ पर क्या कि by the 1579 to 1580 revolt in support of Mirza Hakim. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें ये दूसरा जो आपका अवधि रहा शासनकाल की. अब पहला दूसरा जो आपका 1570 से लेकर दूसरी अवधि आपको 1570 से 1550 ईस्वी तक रही. 1570-1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए. इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से लेकर 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया. जिन्हें 1579 और 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया. अब तीन देखिए यहाँ पर तीसरा जो उसका अवधि रहा उसके शासनकाल की जो तीसरी अवधि रही वो आपको 1585 से लेकर 1605 ईस्वी तक की रही. एक्सपेंशन देखिए एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर. कैंपेगन्स वर लॉन्चड इन द नॉर्थ वेस्ट देखिए Kandhar was seized from the Safavids. देखिए Safavids. Kashmir was annexed has also Kabul. After the death of Mirza Hakim, campaigns in the Deccan started and Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince सलीम, the future emperor जहांगीर. अब यहाँ पर देखिए क्या कि 1550 से 1605 के मध्य अकबर ने देखिए 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ. 1585 से 1605 के अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ. उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए. सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया. मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया. दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बराड़ खानदेश और अहमदनगर कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया. अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह का लड़खड़ाई. यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर का हराया. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि 1585 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर. कैंपेगन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट. कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स. कश्मीर वाज एनेक्टेड हैज आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम. कैंपेगन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड Berar Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir.
देखिए यहाँ पर जो 15 1605 में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर कुछ हिस्सों को उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह का लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया है। फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए अब जहांगीर की बात, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर जहांगीर आपको 1605 से 1627 कुल मिला के आपको 22 साल जहांगीर रहा। तो आपको मतलब अकबर हिसाब से 49 साल तक रहा, बल्कि जहाँ अभी देखते हैं अभी तक आपको अकबर 49 साल तक रहा। जहांगीर आपको मात्र 22 साल तक आपको यहाँ पर, देखिए जहांगीर की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जहांगीर जो आपको यहाँ पर रहा और 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। देखिए मिलिट्री कैंपेगन्स स्टार्टेड बाय अकबर अकबर कंटिन्यूड। मिलिट्री कैंपेगन्स स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर क्या कि मिलिट्री, देखिए यहाँ पर क्या मिलिट्री कैंपेगन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड, देखिए एक्सेप्टेड मुगल सर्विस लेस सक्सेसफुल कैंपेगन्स अगेंस्ट द सिख्स द अहोम्स एंड अहमदनगर फ्लोड। यहाँ देखिए जहांगीर ने अकबर के, देखिए जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। देखिए यहाँ पर क्या कि प्रिंस खुरम, देखिए प्रिंस खुरम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। देखिए जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुरम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास के जो असफल है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास के जो असफल है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए शाहजहां की बात, शाहजहां आपको 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक आपको रहा। तो शाहजहां आपको 1627 से 1628 ईस्वी तक आपके यहाँ पर रहा। तो शाहजहां जब आपको 1627 से 1628 ईस्वी तक आपके यहाँ पर, शाहजहां 1627 से 1627 लेकर 1658 ईस्वी तक आपको रहा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको देखा जाए तो आपको 31 साल तक, कुल मिला के आपको शाहजहां जो रहा वो 31 साल तक आपके यहाँ पर रहा। तो शाहजहां जो रहा कुल मिला के 31 साल तक आपको शासन किया। शाहजहां कुल मिला कितना 31 साल तक आपके यहाँ पर शासन किया। देखिए मुगल कैंपेगन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। द अफगान नोबल खान, देखिए खान जहान लोधी rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundels were defeated and Orcha seized. In the northwest, the campaign to seize Balk from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces देखिए यहाँ पर इन 1632 अहमदनगर was finally annexed and the Bijapur force sued for peace. In 1657 to 1658 there was conflict over succession amongst Shahjahan's sons. Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Shikoh, were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. देखिए यहाँ पर क्या कि शाहजहां 1627 1658 ईस्वी तक रहा। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। जो असफल रहा, परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 में देखिए शाहजहां के 1657 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब की बात करते हैं। यहाँ पे औरंगजेब का जीवन का आपको 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जीवन का 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। यानी कि हम
औरंगजेब सबसे अधिक आपको 49 साल तक, औरंगजेब आपको 49 साल तक आपको यहाँ पर हार्दिक औरंगजेब 49 साल तक। देखिए औरंगजेब 1658 से लेकर औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब आपको 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक आपके यहाँ पर रहा। फिर आपको यहाँ पे जो खास बात देखने को हमें मिल वहाँ पर देखिए क्या इन द पहला देखिए यहाँ पर फर्स्ट में जो आपको है पहले जो आपके यहाँ पर चीज़ें थी पहले जो आपके यहाँ पर चीज़ें थी इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर देखिए क्या इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स, इन द नॉर्थ ईस्ट, द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663, but rebelled again in the 1680 decades. Campaigns in the northwest against the Yusufzai, campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikh. And the Sikh were temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king, and resumed his campaign against the Mughals. Prince Akbar rebelled. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. यहाँ देखिए आपको औरंगजेब की यहाँ पर जो आपको है, देखिए औरंगजेब पहला देखिए 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। तो 1663 में आपके आके 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल है। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल है, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। देखिए दूसरा, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। बीजापुर वाज annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698 Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast, northeast of the Ahoms, and in the Deccan of Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his son. अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर आपको जो चीज़ें कहा कि उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या कि 1698 में औरंगजेब ने दक्कन मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब उत्तर भारत में सिखों जाट और सतनामियों देखिए यहाँ पर जो खास बातें कही गई है। औरंगजेब उत्तर भारत में सिखों जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया।
अब आगे यहाँ पर जो आपको एक मैप यहाँ पे दिया गया, सो इस मैप को देखिए, यहाँ मैप 1 जो आपको है मिलिट्री कैंपेगन्स, देखिए यहाँ पर क्या मिलिट्री कैंपेगन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब के अंतर्गत जो आपको सैन्य अभियान चलाए गए थे वो यहाँ पर इसका मानचित्र आपको यहाँ पर शो किया गया। फिर देखिए मुगल मैरिज विथ राजपूत, यहाँ पर देखिए राजपूत के साथ मुगलों की शादी, यहाँ पर देखिए द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछवाहा, देखिए यहाँ पर वाज ए कछवाहा प्रिंसेज डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अंबर मॉडर्न डे जयपुर। द मदर ऑफ शाहजहां वाज ए राठौर प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत अंडर ऑफ मारवाड़ जोधपुर। देखिए जहांगीर की माँ, देखिए जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की बात की गई है। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, यहाँ पर देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, देखिए देखिए यहाँ पर जो कहा गया मुगल ट्रेडिशन, देखिए मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की बात यहाँ पर की गई है। मुगल ट्रेडिशन, देखिए मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की बात की गई, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा यहाँ पर आपको देखिए। इसमें जो कहा गया देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, देखिए द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमो जेनिचर, देखिए प्रीमोजेनिचर, देखिए वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड Timurid custom of कॉपर सैनरी, देखिए यहाँ पर क्या कि कॉपर सैनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द, देखिए और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रिवेरियंस बाय मुगल प्रिंसेज विच डू यू थिंक इज ए फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर प्रीमोजेनिचर और कोपार्सनरी, प्रीमोजेनिचर और कोपार्सनरी, देखिए मुगल ज्येष्ठ, देखिए यहाँ पर जो कहा गया मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद, देखिए सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें देखिए इसके विपरीत यहाँ पर देखिए क्या कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम, देखिए मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में सहदायाद, देखिए यहाँ पर सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में देखिए तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या ज्येष्ठाधिकार। देखिए यहाँ पर प्रीमोजेनिचर को बोलते हैं ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद कोपार्सनरी को बोलते हैं सहदायाद। अब यहाँ देखिए मुगल रिलेशन विद अदर रूलर, देखिए आपको मुगलों के संबंध अन्य शासकों के साथ देखिए। तो यहाँ पर जो कहा गया फर्स्ट सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कि टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी बट हैज़, यहाँ देखिए क्या कि यहाँ देखिए बट हैज़ द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर्स रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली, देखिए वॉलंटरी। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। Many of them married their daughters into Mughal families and received high position, but many resisted as well. देखिए यहाँ पर क्या तालिका 1 को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ आपको कहा, देखिए 10 सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़
देखिए the Sisodiya Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals, given their lands Watan back as assignment Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? देखिए मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखिए। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? अब देखिए मनसबदार एंड जागीर की बात, मनसबदार और जागीरदार की यहाँ पर बात की, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर मनसबदार और जागीरदार की बात कीजिए, मनसबदार एंड जागीरदार की बात कीजिए। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या कि जाट रैंकिंग की यहाँ पर कुछ दिखाया गया, उसको देखिए। जाट की श्रेणियाँ आपके यहाँ पर, उसको यहाँ पर देखिए जाट रैंकिंग जो यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि nobles with a Jat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000 in Akbar's reign, and there were 29 Mansabdar with a rank of 5,000 Jat. By Aurangzeb's reign, the number of Mansabdar had increased to 79. Would this देखिए आप क्या कि would this have meant more expenditure for the estate? देखिए 5,000 जात वाले 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज का खर्चा बढ़ गया? अब आगे यहाँ देखिए क्या कि हैज़ द एम्पायर, यहाँ पर जो आपको कहा गया हैज़ द एम्पायर। देखिए जैसे साम्राज्यों में मनसबदार एंड जागीरदार की बात हुई, मनसबदार और जागीरदार की आपके यहाँ बात हुई। Has the empire expanded to encompass different regions? The Mughals recreated diverse bodies of people. Has the empire expanded? देखिए यहाँ पर क्या है द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स। द मुगल्स recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanians. They expanded to include Iranians, Indian Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. देखिए जैसे साम्राज्य में जैसे समाज विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाएं। द टर्म मनसबदार, यहाँ देखिए द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु इज मनसाब। देखिए हु इज मनसब, यहाँ जो कहा उसको था यहाँ पर ध्यान दे। देखिए द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स 1 rank, 2 salary, 3 military responsibilities. Rank and salaries were determined by a
numerical value called jat. The higher the jat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का देखिए, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। देखिए, द Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawars or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered their horses branded, and then received money to pay them his salary. देखिए यहाँ पर क्या, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यहाँ देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व, यहाँ पर देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अब देखिए, मनसबदार रिसीव्ड their salaries has revenue assignment called jagirs, which were somewhat like iktas, but unlike muktis. Most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had right to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants while the Mansabdars themselves served in some other parts of the country. अब यहाँ देखिए क्या कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भी अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdar. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of Mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirs tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control this development in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. देखिए क्या यहाँ पर कहा गया कि अकबर के शासनकाल में जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर आपको है फिगर 5 में आपको यहाँ पर कहा गया कि ये मनसबदार ऑन मार्च विथ हिज सवार्स। यहाँ देखिए ये मनसबदार एक फिगर जो यहाँ पर आपको दिया गया है,
देखिए ये मनसबदार ऑन विच, देखिए ये मनसबदार ऑन मार्च विथ हीज सवार, यहाँ देखिए अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए फिगर 6 देखिए डिटेल्स फ्रॉम ए मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां's reign डिपिक्टिंग corruption in his father's administration. First, a corrupt officer receiving a bribe, and a tax collector punishing poor peasants. अब देखिए शाहजहां के राजकाल के एक लघुचित्र के ब्यौरे, देखिए जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। पहला, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए। दूसरा, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको यही आपको है, ये आपको यहाँ पर गरीब किसान को सजा देते हुए है, और यहाँ पे आपको ऑफिसर रिश्वत लेते हुए है। अब आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि जब्त, आप यहाँ देखिए जब्त और जमींदार की बात यहाँ पर करते हैं। जब्त और जमींदार जो उनकी बात था यहाँ पर कर लीजिए। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites. That is the headman or the local chieftains. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. Akbar's revenue minister Todarmar carried out a careful survey of crop yields, price, and areas cultivated for a 10-year period, 1517 देखिए 1517 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in case each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Japt. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. अब यहाँ आगे देखिए, इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर. द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन. समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट allied in rebelling against Mughal authority. These peasants revolt challenges the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. अब देखिए क्या जब तो जमींदार कहते हैं कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था. अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे. समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे. अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 ईस्वी तक के काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया. इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया. प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई. राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था. यह व्यवस्था देखिए यहाँ पर क्या, यह व्यवस्था उन स्थानों पर परिचित थी जहाँ पर मुगल प्रशासन अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे. ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया. कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे. कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे. 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी. अब देखिए अकबरनामा, आईने अकबरी की बात यहाँ पर करते हैं. अकबरनामा एंड आयन अकबरी की बात करते हैं. अकबरनामा और आयन अकबरी की बात करते हैं. अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड courtiers, Abul Fazl जिसे बोलते Abul Fazl to write a history of his reign. Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled Akbarnama. The first volume dealt with Akbar's ancestor and the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is Ain Akbari. It dealt with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. It also provides rich details about the tradition and culture of the people living in India. The most interesting aspect about the Ain Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yield, price, wages and revenues.
देखिए अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोकगीत परंपराओं और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है क्या, आपको फिगर है अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। ये आपको इमेज यहाँ पर दिया गया है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का इमेज शो किया गया है। अब आगे हम देखिए क्या कि क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज। यहाँ पर देखिए अकबर की नीतियाँ के नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। अकबर की नीतियों पर एक नज़दीक से एक नज़र यहाँ पर डालिए। द क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़ की बात की बात आपके यहाँ पर की गई है। आप देखिए यहाँ पर क्या कि द अप्रोड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटरी डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा, इन पार्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आइन अकबरी। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subhas। यहाँ पर देखिए कॉल सुबा देखिए जिसको हम सुबा बोलते हैं। सुबा गवर्न बाय ए सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस। द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी देखिए बख्शी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। सदर मिलिट्री कमांडर फौजदार एंड टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। अब देखिए क्या कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए तो इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहते थे जो राजनीतिक रासायनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता है जो दीवान कहता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैन्य वेतनाधिकारी और सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। पुलिस अधिकारी कोतवाल का देखिए यहाँ पर अब आगे यहाँ देखिए एक खास बात जो यहाँ पर आपको कहा देखिए नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट में आपको इमेज यहाँ पर दिया गया है। ये नूरजहां का फरमान आपके यहाँ पर दिया गया है। नूरजहां के फरमान आपके यहाँ पर लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कि नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में देखिए जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव यहाँ पर चित्र दिया फिगर दिया है। उसके बाद था देखिए इसमें जो खास बात है आपको कही गई देखिए कही कि उसमें देखिए क्या मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 and received the title Noorjahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir stuck silver coins bearing his own titles on one side, and on the other the inscription stuck in the name of Queen Begum Noorjahan. देखिए मेहरुनिसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसके स्वयं की किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक रानी बेगम नूरजहां के नाम से कटा हुआ था। The adjoining document is an order Farman of Noorjahan. The Esquire seal states the command of Her Most Sublime and elevated Majesty Noorjahan Padam Shah Begum. The round seal stated by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noorjahan Padshah be the lady of the age. देखिए बाएं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। देखिए चौकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी
नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के देखिए गोल मोहर के अनुसार देखिए गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। अब हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या डॉगमा की बात यहाँ पर की गई। देखिए आपको डॉगमा मतलब मताहंता जो आपको देखिए डॉगमा क्या होता है। ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि डॉगमा सिद्धांत बोलते हैं ये स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड हैज ऑथोरिटेटिव विथ द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। ऐसी व्याख्या कथन जिसे अधिकारपूर्ण का करिए आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसी को मताधनता बोलते हैं या डॉगमा बोलते हैं। मताधनता या डॉगमा किसको बोलते हैं। ये स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर हैज ऑथोरिटी विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फ्लोड विदाउट क्वेश्चन, उसी को डॉगमा बोलते हैं। अब देखिए बाय गॉड क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर, इसी को बोलते हैं बाय गॉड। या आपको इसी को क्या बोलते हैं, आपको बायगोट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बायगोट इसी को बोलते हैं। तो बायगोट मतलब यहाँ देखिए बायगोट क्या हुआ, देखिए बायगोट एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर इज कॉल्ड बायगोट। अब आप आगे देखिए यहाँ पर क्या अकबर्स नॉवेल्स, यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर जो आपको है कि अकबर नॉवेल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू while they were loyal the empire functioned efficiently, but the end of the 17th century many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570 decades, he started discussion on religion with the ulema, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. This discussion took place in the Ibadat Khana. He was interested in the religion and social custom of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. This eventually it led Akbar to the idea of Sule Kul or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sul-e-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. यहाँ में जो कहा गया कि अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। समाज के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण और जेसुइट पादरी जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुसरत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु यहाँ देखिए क्या कि अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति बल था। अबुल फजल ने यहाँ पे क्या
देखिए अबुल फजल ने सुलह कुल की इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। फिर आपको आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको यहाँ पर देखिए तो आपको हो गया। तो इसमें एक फिगर जो आप देखिए यहाँ पर फिगर 9 आपके यहाँ पर है। फिगर 9 में क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि अकबर होल्डिंग द डिस्कशन विथ लर्नेड इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट फेथ इन द इबादत खाना। इबादत खाना अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते यहाँ पर दिखाया गया। फिर आप आगे देखिए कैन यू आइडेंटिफाई इन जीसुइट प्राइस्ट इन द पिक्चर। इस चीज़ में क्या आप जीसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए ये कुछ इमेज यहाँ पर शो अकबर कमीशन। देखिए यहाँ पर क्या अकबर ने कई संस्कृत। देखिए यहाँ पर क्या अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्सन। ए मक्ताब खान और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश एट फतेहपुर सिकरी फॉर हिज पर्पस। द महाभारत रामायण लीलावती एंड योगा वशिष्ठ वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क्स दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। द रजमना पर्सन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत कंटेन लेविस इलिस्ट्रेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ महाभारत। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सिकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत रामायण और लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा देखिए यहाँ पर क्या रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन आपको है। अब देखिए सुलह कुल की बात यहाँ पर की। देखिए सुलह कुल की बात यहाँ पर आपको की गई है। सुलह कुल देखिए जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। हैज़ इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपेशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेज एंड द फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। सो इन हिज imperial dominions which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religions and for beliefs goods and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque and Christian and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace. सुलह कुल देखिए यहाँ पर क्या कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आचरण में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आप यहाँ पर क्या द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब यहाँ पर देखिए आगे आपको कहा गया कि 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य को यहाँ पर दिखाया गया, उसके बारे में आपको है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की बात यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर क्या कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट हैज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars, receive 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers.
मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को इस साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके एवं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे देखिए द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producer. The peasants and the artisans, the poorest among them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers, profited in this economic world. अब आगे हम देखिए क्या कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर आपको लगा देते थे। इस खर्चे से सिर्फ कारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं निवेश करने के बाद सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। अब यहाँ देखिए द एनोर्मस, यहाँ पे जो कहा है उस बात खास देखिए द एनोर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centuries of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. देखिए although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more out them in chapter 10. अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए मुगलों के क्वीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 7वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए आगे आपको देखिए किंग्स एंड क्वींस की बात की, राजा और रानी की बात यहाँ पर आपको है, उसको थोड़ा सा देखिए। राजा और जो रानी है उनको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। जो राजा और रानी है उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो कहा गया किंग्स एंड क्वीन की जो बात है उसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए। यहाँ पर देखिए क्या देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स और नियर कंटेम्पोररीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th century. देखिए दीज इंक्लूड द रूलर ऑफ ओटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान in 1566. During his rule, the Ottoman state expanded into Europe, sieging Hungary and besieging Austria. His armies also seized Baghdad and Iraq. Much of North Africa, all the way into Morocco. Acknowledged Ottoman authority. Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Its domination over the Eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. In the Arabian Sea,
In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. The monarch was given the title of Al देखिए आप Al Khunaini, the lawgiver, because of the large number of regulation Quanum passed during his reign. These were aimed to standardize administrative procedures throughout the expanding domains of the empire, specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. Later in the 17th century, when public order declined in the Ottoman domains, the reign of Suleiman Kununi was remembered as a period of ideal governance. देखिए यहाँ पर क्या कि 16वीं सदी में मुगलों के लगभग 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जिनका शासन का 1520 से 1566 ईस्वी तक रहा, सुल्तान सुलेमान शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अब अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगे। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक रहा। ईरान का सफाविद शासक शाह आलम अब्बास 1588 से लेकर 1629 ईस्वी तक और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बैसिलियेविच 1530 से 1584 ईस्वी तक जो इवान दी टेरिबर नाम से कुख्यात है। Find out more about Akbar's other contemporaries, the rulers of England, Queen Elizabeth first 1558 to 1603, the Safavid rulers of Iran, Shah Abbas 1588 to 1629, and the more controversial Russian ruler Tsar Ivan IV Vasilievich, also called Ivan the Terrible 1530 to 1584। अब यहाँ देखिए क्या इमेजिन आपको करना है। यू हैव इनहेरिटेड ए किंगडम रिमेंबर बाबर एंड अकबर वर अबाउट योर एज व्हेन दे बिकम रूलर्स। हाउ डू यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रोस्पिरस। देखिए बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज प्राप्त होता है। आप अपने राज को अस्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ का जो चैप्टर है पूरी तरह से वो फिनिश होता है। की वर्ड्स भी कुछ आपको देख लीजिएगा। कीवर्ड्स में आपको यहाँ पर क्या जब्त है, जमींदार है, को पैर देखिए यहाँ पर क्या कि को पार सनरी है, प्रीमो जेनिसर है, सुलह कुल है, सवार है, जाट है, जागीर है, मनसब है और मुगल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चीज़ें पूरी तरह से फिनिश होती है। चैप्टर 4 जो आपको है क्लास 7 का चैप्टर 4 पूरी तरह से फिनिश होता है।